हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन, कार्डोवा पब्लिकेशन साइंस क्लास 8। आज हम करेंगे फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन बेसिकली होता क्या है इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं और हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर चीज़ में आप फ्रिक्शन का यूज़ करते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। यू हैव लर्नड अबाउट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन द प्रीवियस चैप्टर। आपने इससे पहले चैप्टर में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का बारे में पढ़ा होगा। अ बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट, ये हमने पढ़ा था। कि भाई आपने बॉल को चलाना स्टार्ट किया। सपोज दिस इज़ योर बॉल एंड हमने बॉक्स को किया। तो ये जब स्टार्ट हुई तो एक टाइम तक चली, फिर आकर वापस रुक गई। एक टाइम तक चली, फिर रुक गई है। तो एक टाइम पे जाके क्या होता है, वो एक रेस्टिंग पोजीशन पर ज़रूर आती है कोई भी चीज़, राइट। नाउ we know that it is the force of friction between the surface of the ball and the surface of the ground that opposes the motion of the ball which brings the moving ball to rest। अब ये क्या है, अगर हमारा ये बॉल है, सपोज करो ये बॉल है, ये मूव कर रही है, राइट, और एक जगह से दूसरी जगह जाकर रुक गई। मैंने क्या किया, इसको एक फोर्स दिया ये मूव करे, लेकिन ये फोर्स जो है कब काम करेगा, जब फ्रिक्शन वहाँ पर प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर फ्रिक्शन कहाँ प्रेजेंट है, इस बॉक्स के और इस बुक के बीच में, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब ये मूव कर रहा है तो एक टाइम बाद वो फोर्स जो है, फ्रिक्शन जो है, वो इसको अपोज कर रहा है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, ये एक कंडीशन पे आकर रुक जाता है, रेस्टिंग पोजीशन पर आ जाता है, ठीक है। नाउ सिमिलरली व्हेन यू स्टॉप पेडलिंग अ बाइसिकल, अगर आप साइकिल चला रहे हो, आपने एकदम से स्टॉप कर दिया तो एक टाइम बाद जाके वो स्लो डाउन हो जाती है ना, एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट, और एकदम से फिर रुक जाती है। इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द व्हील्स ऑफ द बाइसिकल एंड द सरफेस ऑफ द ग्राउंड दैट अपोजेज द मोशन ऑफ द बाइसिकल एंड ब्रिंग्स द बाइसिकल टू द रेस्ट। अब भाई ये क्या हो रहा है, अब यहाँ पर आप देखो, ये लड़की साइकिल चला रही है, ठीक है। अब इसने क्या किया, यहाँ पे ना सपोज करो इसने साइकिल में पेडल लगाने बंद कर दिए, इसी पोजीशन पे है, ये पेडल नहीं मार रही है। तो एक टाइम बाद ये इसकी एक तो स्पीड थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वो स्पीड कम होते होते बिल्कुल रुक जाएगी, रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वो जो फ्रिक्शन है, वो जो ग्राउंड का फ्रिक्शन है, वो उसको अपोज कर रहा है, जिसकी वजह से वो एक टाइम के बाद आकर रुक जाएगी। सो द फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द टू सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट विच अपोजेज द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर द अदर इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब कोई भी दो फोर्स जब एक्ट कर रहे हैं किसी सरफेस पे, किसी सरफेस के थ्रू एक एक्ट पोजिशन में आ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपोज करेगा दूसरे मोशन को, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन की, क्या क्या कॉज हो सकते हैं। व्हेन यू ट्राई टू मूव वन सैंड पेपर ओवर द अदर द मूवमेंट इज़ नॉट स्मूथ। किसी भी सैंड पेपर के एक ऊपर एक अगर हमें पेपर रखना होगा तो वो स्मूथ नहीं होगा, क्योंकि सैंड पेपर जो होता है वो थोड़ा सा रफ होता है, तो इस वजह से जो मूवमेंट होगा वो स्मूथ नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देयर इज़ अ फ्रिक्शन ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ रफ सरफेस। तो यहाँ पर फ्रिक्शन किस किस के बीच में होगा, जो रफ सरफेसेज होंगे उनके बीच में। इनफैक्ट एवरी सॉलिड ऑब्जेक्ट हैज़ अ रफ सरफेस, द डिग्री ऑफ रफनेस वेरीज फ्रॉम सरफेस टू सरफेस। ये हमें पता ही है कि सॉलिड सरफेसेज जो होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, रफ होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कितना रफ है। सो सम सर्फेसेज आर मोर रफ, कैन बी सीन और फेल्ट ईजिली लाइक अ सैंड पेपर, वाइल सम आर स्मूथ, कैन नॉट बी सीन फेल्ट ईजिली। इन द केस ऑफ सर्फेस विच अपीयर्स टू बी स्मूथ टू द नेकेड आई, द रफनेस ऑफ द सर्फेस कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बिल्कुल, उनका जो सरफेस होता है वो हमें बिल्कुल स्मूथ दिखाई देता है, लेकिन वो हम माइक्रोस्कोप से ही उसकी रफनेस को देख सकते हैं, ठीक है। द रफनेस ऑफ द सर्फेस कैन बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप इन द फॉर्म ऑफ टाइनी हिल्स एंड वैलीज। सो टाइनी हिल्स एंड वैलीज क्या बोला है उन्होंने, ये जो है, ये वाली जो पार्ट है ना, ये क्या शो करता है कि ये जो सरफेस है वो स्मूथ है या रफ है, इससे पता चलता है। तो ये क्या है आपके, ये हिल्स हैं और ये वैलीज़ है, मतलब गहराई इसकी वैली हो गई, नदी हो गई, और ये हिल्स हो गए जो पहाड़ हैं, ठीक है। तो याद रखना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। Now, when an object, say a wooden block, is pulled over another, say a wooden table, these tiny hills and valleys present on both the surfaces in contact
एंड गेट एंटेंगल्ड विद वन अनदर। अब ये सब सीधी सी बात है, दो अगर ये टेबल है, हम एक के ऊपर एक रख रहे हैं तो ये इसके कांटेक्ट में आएंगे और एक दूसरे के साथ एंटेंगल्ड हो जाएंगे। सो इंटरलॉकिंग ऑफ टू सरफेसेस अपोजेस द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर द अनदर, और जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। फ्रिक्शन की वजह से ही ये मूवमेंट टेक्स प्लेस होता है। अगर आपने देखो ये सपोज़ करो आपने ना ये एक टेबल रखी हुई है, ठीक है, इसको ऊपर आपको एक और टेबल रखनी है, तो आप बेसिकली इसकी एक एंड पर रखोगे और उसको फिर, क्योंकि स्मूथ सरफेस होता है टेबल का बेसिकली जब हम नेकेड आई से देखते हैं, और उसको खिसकाओगे, है ना, तो वो खिसकाना बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं होता है, हमें कई बार दिक्कत भी आती है ना, थोड़ी सी हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है दूसरे बंदे की, या फिर अगर हम खुद ही अकेले ही कर रहे हैं तो हमें एडजस्टमेंट करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए कहा है कि जब ये इंटरलॉकिंग हो रही है तो दो जो अपोजिट सरफेस है ना वो मोशन में आ रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्रिक्शनल मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एग्जांपल दिया है वो स्प्रिंग बैलेंस का दिया है। सो क्या है, ये डिवाइस होता है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब एक्ट करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ स्प्रिंग एनक्लोज इन अ मेटल केस। मेटल केस के साथ क्या होता है, एक स्प्रिंग लगा होता है इसमें, मेटालिक केस ये रहा, और ये इसका स्प्रिंग है। सो स्प्रिंग क्या बैलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। तो जब भी इस पर कोई फोर्स अप्लाई होगा तो क्या होगा, ये स्प्रिंग क्या करेगा, स्ट्रेच होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि कितना वो कितने एक्सटेंट तक वो स्ट्रेच हो सकता है, ठीक है। और ये जो स्ट्रेचिंग है ना, ये एक पॉइंटर से दिखाया जाता है कि भाई कि कितना फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में। जैसे कि आपने देखा होगा, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपके घर में अगर गैस सिलेंडर आता है तो जो गैस सिलेंडर डिलीवर करने आता है ना, तो वो अपने साथ इस तरह की मशीन लेकर आता है और वो हमें मेजर करके दिखाता है ना, तो ये उसके अंदर भी इसी तरीके का स्प्रिंग लगा होता है और ऐसे ही पॉइंटर होता है ना। तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है ना और आपके सामने गैस सिलेंडर है तो उसको मेजर ज़रूर करवाना और उसको मेजर करा के देखना कि वो इसी तरीके से है या नहीं, उसका पूरा मेजरमेंट वगैरह और उसका जो मेटेलिक केस वगैरह इसी तरीके से है या नहीं, चेक ज़रूर करना। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। अब अलग अलग तरीके के फ्रिक्शन होते हैं, जैसे स्टैटिक, लिमिटिंग एंड देन काइनेटिक फ्रिक्शन। सो स्टैटिक फ्रिक्शन, द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ another but the actual motion has not started is called static friction। अब स्टैटिक फ्रिक्शन वो होता है जब कोई भी अपोजिंग फोर्स मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाए। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल एक टेबल का दिया था कि एक टेबल जो थी वो नीचे रेस्टिंग पोजीशन पे थी, उसके ऊपर से हमने एक टेबल को रखना स्टार्ट किया, तो हमने एक एंड से रखना स्टार्ट किया, तो हमने इसका मूवमेंट किया, ठीक है। तो क्या हुआ, ये इसका जो नीचे वाली जो बॉडी है ना, नीचे वाले का तो बिल्कुल भी मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ ना, है ना। सो दैट मीन्स इट प्रिवेंट्स द मोशन एंड डज नॉट अलाउ टू ऑब्जेक्ट्स टू स्लाइड अपॉन वन अनदर। उसका रीज़न यही है कि वो स्टैटिक है, जिसकी वजह से वो अपने ऊपर स्लाइड नहीं करवा रही है, इतना स्मूथ उसका स्लाइडिंग नहीं है, क्योंकि उसका स्टैटिक फ्रिक्शन है लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, इफ़ यू हैव अ हैवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इफ़ यू मूव अ हैवी बॉक्स, जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर किसी भी हैवी बॉक्स को मूव कर रहे हो तो रेस्टिंग पोजीशन से क्या करेगा, वो मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। द स्टैटिक फोर्स एट द स्टेज इज मैक्सिमम, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड इट्स लिमिटिंग फ्रिक्शन। कोई भी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की, वही उसकी क्या कहलाई जाएगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाई जाएगी। तो हम कह सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स है जो कि मूवमेंट में आता है जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट होता है दूसरे ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पर भी हमने वही बात करी, यहाँ पर मूवमेंट के साथ हो रहा है, ठीक है। रेस्ट से जब मूवमेंट में आया तब आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है कि वो आपका एक ऑलरेडी बेस पे रेस्ट पोजीशन पे था, उसके ऊपर जब आपने मूव कराने की कोशिश करी तो वो मूव नहीं हुआ एक टाइम तक, उसको बहुत, क्योंकि रफ सरफेस था, ठीक है, तो उसको मेहनत लगी, है ना, एकदम से मूवमेंट नहीं होता है ना किसी भी टेबल का एक टेबल के ऊपर, तो दैट इज़ योर स्टैटिक फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन मैंने आपको बताया रेस्ट से मोशन में जाना। काइनेटिक फ्रिक्शन होता है व्हेन वी इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स स्लाइटली बियॉन्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर हम
जो अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन के, वो थोड़ा सा और ज़्यादा लगा दें, तो हम देखेंगे कि बॉक्स जो है वो और ज़्यादा मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इस पे से फ्रिक्शन हट गया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब जो है इसको ऊपर फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। तो इस स्टेज में क्या क्या कहलाया जाएगा, ये कहलाया जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो हमें अब यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन की आपको डेफिनेशन मिल रही है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, दैट इज योर काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन दो तरह का है, स्लाइडिंग और रोलिंग। तो आपको पता ही है स्लाइड हम जब करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपोजिंग फोर्स प्ले कर रहा है व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। इसी को क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया है, व्हेन अ लॉग ऑफ वुड इज मूव्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस इट स्लाइड्स, इन दिस केस द अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब यहाँ पर देखो, जब आप फ्लैट सरफेस पर कोई भी लॉग ऑफ वुड रखते हो तो वो मूव करता है ना। तो वो क्या वो क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है, ठीक है। सो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया। देन रोलिंग फ्रिक्शन क्या हो गया, द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली रोलिंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर जो बार बार दो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, वो क्या हो रही है, वो बेसिकली आपको समझने की ज़रूरत है, अदरवाइज ये पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने वाली हूँ इस एग्जांपल से। सपोज़ करो ये आपका लॉग ऑफ वुड है, ठीक है। अब इस लॉग ऑफ वुड को आप क्या कर रहे हो, इसको आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स इस पर, ठीक है। फोर्स जब इस पर अप्लाई करोगे तो आप जो फोर्स इस पर अप्लाई कर रहे हो वो इस तरफ कर रहे हो, लेकिन इसमें जो फ्रिक्शन लग रहा है वो इस तरफ से लग रहा है। तो ये क्या करेगा, ये आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। ये आगे की तरफ मूव करेगा। सो ये क्या है आपका, ये कौन सा फ्रिक्शन हो गया, ये हो गया आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि वो स्लाइड कर रहा है आगे की तरफ, क्योंकि इसके डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन की तरह इस तरफ है, ठीक है। अब आपने देखा होगा जब हमारा स्लोपी एरिया होता है थोड़ा सा, अगर मैं कहूँ इस तरीके से आपका स्लोप है, ठीक है, इस तरीके से आपका स्लोप है और इस पर आप कोई भी लॉग ऑफ वुड रोल कर रहे हो तो वो भागा चला जाता है ना। आप खुद भी आपने देखो, अगर आप किसी भी स्लोप पे ऐसे जाते हो, हल्का सा भी स्लोप ऐसा होता है, फ्लैट सरफेस ऐसा होता है बिल्कुल सीधा, मैंने कहा स्लोप, तो हल्का सा स्लोप अगर दे दो तो आप ये देखो, अगर आपने यहाँ पे लॉग ऑफ वुड रख दिया, क्या वो मूव नहीं करेगा, बिल्कुल मूव करेगा। दैट इज़ योर रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करती हूँ। देन वेन एवर पॉसिबल स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ रिप्लेस्ड बाय रोलिंग फ्रिक्शन। जब भी आप मतलब पॉसिबल हो तो कोशिश यही करनी चाहिए कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन से रिप्लेस करना चाहिए। उसका रीज़न ये है, रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, हल्का सा होता है, टिल्टेड होता है, तो वो रोल करना आसान होता है, स्लाइडिंग में खिसकाना मुश्किल होता है। अब देखो रोल और स्लाइड में एक डिफरेंस ये भी है, अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल जो लिया था लॉग ऑफ वुड का लिया था, जो कि गोल होती है ना, ये गोल है तो ये आसान है मूव करना, स्लाइड करना भी आसान है, और इसको हम अगर ऊपर से ऐसे डालेंगे तो नीचे गिर के चला जाएगा मूव करते करते गोल गोल घूमते हुए। अब अगर इसकी जगह कोई रेक्टेंगुलर चीज़ है तो उस कंडीशन में स्लाइडिंग फ्रिक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा किसी भी एक डायरेक्शन में, है ना। लेकिन अगर हम रोलिंग फ्रिक्शन की बात करें तो वो स्क्वायर वाली पोजीशन पर नहीं चलेगा रोलिंग फ्रिक्शन, है ना। तो अब आपको समझ में आया एग्जाम्पल। सो दिस इज़ अचीव्ड बाय यूजिंग व्हील्स, बॉल बियरिंग्स, रोलर बियरिंग्स एक्सेट्रा। तो अगर हमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी स्लाइडिंग वाली रोलिंग वाली चीज़ पे उसको पुट करना पड़ेगा, जैसे कि जिनके व्हील्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। सो चिल्ड्रंस लव टू प्ले रोलर स्केट्स टू फील द एडवेंचरस फास्ट मोशन। रोलर स्केट्स हैव टाइनी व्हील्स, दीज व्हील्स हैव वेरी स्मॉल रोलिंग फ्रिक्शन एंड हेल्प इन फास्ट मोशन ऑफ द skaters. So these days suitcases and bags are provided with tiny wheels. Even a child can pull such type of suitcases. These wheels have very small rolling friction. That is the reason it is convenient to pull suitcases fitted with rollers. अब देखो बहुत इजी है, आपने मोस्ट ऑफ द टाइम रेलवे स्टेशंस पर देखा होगा
कि वो लेके घूमते हैं, उसमें हैवी सामान अगर उनको लेके जाना होता है तो एक आदमी एक जो इंसान होता है वो उसको पुल कर रहा होता है और नीचे उसके व्हील्स लगे होते हैं और उसके ऊपर सारा सामान रखा होता है ना। मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है उसको कहते क्या है, ठीक है। सो इट्स लाइक अ पुली। सो आप उसको वो क्या कर सकते हो उसको, तो वो भी क्या हो गया, वो आपका रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। रोलिंग फ्रिक्शन मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज किया गया है, ठीक है। अब आपको एग्जांपल अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल जो दिया है वो लाइव एग्जांपल दिया है। बहुत सारे लोग रेलवे स्टेशन ज़रूर गए होंगे, अगर नहीं गए हैं तो वीडियो देख लेना, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ भरी पड़ी हैं। सो ये वाला पार्ट हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इफ़ यस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दैट्स ऑल, थैंक यू।